तो हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर सिर्फ अपने टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होंगे हमारे पास वेरियस अदर चैप्टर्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं सिर्फ दो ही काम करवाऊंगा आपको कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बेसिकली वर्क क्या होता है। जब हम फिजिक्स में बात करते हैं वर्क की, तो ये डिफरेंट क्यों है जो हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई काम कर रहे हो। जैसे कि कोई आपको बोले कि भाई आप काम कर रहे हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भी एक काम है। आप किसी के लिए कोई फोन कर दो, वो भी एक काम है। या फिर आप खाना बना लो, वो भी एक काम है। मतलब बहुत सारे नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम काम को कहते हैं, बट फिजिक्स में, फिजिक्स क्योंकि एक साइंस सब्जेक्ट है जहाँ पे हम चाहते हैं कि चीज़ें डिफाइंड हो, बाउंड्रीज वहाँ पे सेट हो, तो इसके कुछ लॉज हमारे पास रहते हैं और वो लॉज क्या करते हैं, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है और फिर कैलकुलेशंस ऑफ वर्क की कितने पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क से कि व्हाट इज बेसिकली द वर्क। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो वर्क हमारे पास रहता है एक सिंपली वे में, अगर मैं बोलूं तो हमारे पास वर्क जो होता है वो एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है, तो आई कैन राइट दिस कि वर्क हमारे पास रहेगा एफ डॉट एस। और एफ डॉट एस को आप फिर से दो सिनेरियो में लिख सकते हैं कि मैं यहां पर एक काम करूं, ये जो वर्क है इसको मैं लिख दूं एफ एस कॉस थीटा, या फिर मैं लिख दूं वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एस। ये मैं लिख दूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है इसको लिख सकते हैं। एक एग्जांपल समझिए यहां पे। अगर मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने क्या करा है, एक बॉक्स को रख दिया है, और इस बॉक्स का मास मान लीजिए कि मेरे पास मास है m। अब इस पर अगर हमने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई करी, एक एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, और मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, देखिए दो चीजें यहां पर होती है, हम एक डायरेक्शन को हम फिक्स कर लें। या तो मेरे लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है या फिर मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। दोनों तरीके से हमारे पास मैथमेटिकली करेक्ट आंसर आएगा। बट अगर हम लॉजिकली कहें कि लॉजिकली क्या होना चाहिए, तो हमारे पास अपोजिट आंसर्स रहेंगे। एनसीईआरटी जो है वो एक और स्टेटमेंट लिखती है, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मतलब आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू, मैं कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहता, बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। और सिंपल ये है कि मैथमेटिकली आप जिस भी तरीके से आंसर निकालें, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, मैं यहाँ पे दो चीजें करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक इसको ले लेते हैं, एक और इसी को बना देते हैं। अगर ये अलाउ करेगा, तो नहीं अलाउ कर रहा। कैन डू अदर थिंग कि मेरे पास एक सरफेस है, पे ब्लॉक रख दिया हमने, और इस पर भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये थीटा हमारे पास है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको फोर्स की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाएं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एस कॉस थीटा। भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ रहा, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो एस कॉस थीटा है। नाउ अब आप देखेंगे कि आपके पास फोर्स और ये दोनों एक तरफ हैं, तो अब आप वर्क डन इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपके लिए अगर ये जो फोर्स है, इस फोर्स का कंपोनेंट आप इस तरफ ले लें, तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे ये दोनों हमारे पास सेम में आए, तो यहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको ये चीज याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप फिक्स लेके चल रहे हैं, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेके आ जाइए। अब इट माइट ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपको एंगल कहीं और से दे दे। भाई मैंने ये एंगल यहां से लिया है, तो मेरे पास ये कॉस थीटा आ रहा है, अगर मैं एंगल कहीं और से ले लेता,
है ना। अगर मैं एंगल कहीं और से ले लेता, जैसे कि इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन, सेम इसी में लेके चलें, तो अगर मैंने इसको ऐसे माना, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मास m रख दिया, और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मैंने बोला कि ये मेरे पास है, तो इसको मैं अल्फा लेके चल रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसी डायरेक्शन में हो रही है। अब देखिए कि अगर ये मेरे पास F है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर मैंने ले रखा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास इधर है, बट मुझे ये फोर्स का कंपोनेंट तो इधर ही लेके आना है। अब इसका कंपोनेंट अगर आप करेंगे तो इस साइड आपके पास आएगा F cos थीटा, और इस तरफ आपके पास आएगा F sin थीटा। बट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कंपोनेंट जो हमारे पास एक साइड है, वही हमारे पास वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं वर्क को लिख सकता हूं कि इस सिनेरियो में जो मेरे पास वर्क होगा वो हो जाएगा साइन अल्फा, लिखा था ना, अल्फा लिख लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो वर्क डन को आप लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू एस एफ साइन अल्फा एस। ये क्या है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज यहाँ पे लिख रहे हैं तो मतलब हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये चीज नहीं समझ के रखनी कि हमारे पास हो क्या रहा है, आपको अल्टीमेटली समझना है कि फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो आपको ये मान के चलना है कि हमारे पास जो वर्क होता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि बेसिकली ये अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलूं तो इसको मैं कह सकता हूं कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द फोर्स। हमारे पास ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द फोर्स। या फिर हम अगर इधर इस तरफ है, हम अगर इस तरफ है तो आप लिख सकते हैं इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम क्या है वर्क को निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। दोनों तरीके में से आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं पैटर्न्स बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। तो हुआ कि ऐसे कैसे हम काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले मैं एक पैटर्न बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। तो पैटर्न्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे हमारे पास आएंगे उसको समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कि हमें वर्क तो कैलकुलेट करना है, बट वर्क कैलकुलेट जब हम करेंगे तो किस तरीके से हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमारे पास काम रहेगा, उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहला काम कि अगर मेरे पास एक वेक्टर फॉर्मेट है, या फिर मैं इसको लेके चलता हूँ उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं मान सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक कांस्टेंट फोर्स आ रही है तो फिर कैसे हम काम करेंगे। तो अगर कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे लग रही है तो एक हमारे पास है कि ये एक वेक्टर फॉर्मेट है, और एक मेरे पास रहेगा एक स्केलर फॉर्मेट है। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से कर देंगे।
कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम ए लेके चलें कि अगर मैं फोर्स को लेके चल रहा हूं, ठीक है, इधर से देखिए, फोर्स को अगर मैंने लेके चला कि मेरे पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मेरे पास एक फोर्स का वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मैंने क्या कहा कि इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कह दिया। अब इसमें अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स का वेक्टर, वर्क हमारे पास है फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई और आई जो हमारे पास है बस इसी को मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा रहता है, मतलब लाइक मैं बहुत से बच्चों को ये कहता हूं कि भाई आप ये चीज समझ के रखिए कि डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ, ठीक। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। नंबर्स रहेंगे तो थोड़ा सा वैसे रहेगा, और यूनिट जो हमारे पास रहती है जूल होती है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट हमारे पास रहेगी जूल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई स्केलर फॉर्मेट में हम बात करेंगे कि स्केलर फॉर्मेट अगर हमारे पास आ जाएगा तो कैसे होगा। वर्क डन, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। दो तरीके आपके पास रहेंगे कि वर्क जब आप निकाल रहे हैं तो फोर्स एफ एस कॉस थीटा ये कर दीजिए, या फिर एस एफ कॉस थीटा कर दीजिए। और अल्टीमेटली अगर ये तो एंगल्स अगर बीच में दिया रहेगा तभी हम निकालेंगे, अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो आप जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये पैटर्न आपको क्लियर है कि कैसे हम यहाँ पर जो है इस चीज को निकाल सकते हैं अगर कांस्टेंट फोर्स हमारे पास रहेगी। नाउ अदर देन कांस्टेंट फोर्स वी विल बी हैविंग अनदर टाइप ऑफ पैटर्न जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स होती है, और जिसमें भी वेरिएबल फोर्स हमारे पास होगी उस सिनेरियो में हम ये बात करेंगे कि वर्क डन जो हमारे पास होता है डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। हमारे पास ये रहेगा, इनिशियल एक चीज मेरे पास रहेगी और एक फाइनल चीज मेरे पास रहेगी, इसको मैं एक्स आई बोल सकता हूँ, इसको मैं एक्स एफ बोल सकता हूँ, ठीक है। बस यहां से लेकर यहां तक आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। और वेरिएबल फोर्स में हम एक काम और करते हैं कि अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स ही दे रखी है, मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको ग्राफ भी दे सकता है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ आपके पास गिवन है इस तरीके से, तो इसके नीचे का जो आप एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया अंडर कर्व रहेगा, यही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये एरिया अंडर कर्व जो एफ एक्स अगर हमारे पास रहेगा तो ये वर्क डन रहेगा। अच्छा, समटाइम्स इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये नीचे की तरफ मेरे पास आएगा तो वर्क डन ऐसा भी हो सकता है भाई, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कभी अगर फ्रिक्शन की वजह से हम नीचे की तरफ अगर ग्राफ बना दें, है ना, तो आप उसको नेगेटिव भी कंसिडर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो हमने ओरिजिन ले रखा है और ये अगर एक्स है, और मैंने बोला कि हमारे पास कोई ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, तो आप इसको नेगेटिव भी लेके चलेंगे। ठीक है, ये एरिया अंडर कर्व हमारे पास नेगेटिव होगा। समझ गए।
तो आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चल सकते हैं। हमारे पास ये दो पैटर्न्स में आप इसको कंसाइज कर सकते हैं। मैं तीसरा पैटर्न ये कई बार ग्राफ को बोल देता था कि ग्राफ हमारे पास है, बट आप इस तरीके से समझ के रखिए कि बस ये दो ही चीजें हमारे पास रहेगी। अगर वेरिएबल है तो हमारे पास ग्राफ का फॉर्मेट भी बेसिकली, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ही तो है। अगर हम बात करते हैं, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाई थी बेसिक मैथ्स में, तो मैंने आपको कहा था कि बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है यही हमारे पास एरिया अंडर कर्व होता है। तो यहाँ पे काम हो रहा है। नाउ इट्स ऑल इज डन, मतलब जितना भी मुझे बताना था मैंने सब कुछ बता दिया। वर्क में सिर्फ ये दो ही चीजें आपको करनी है और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। बोला है कि एक ब्लॉक है हमारे पास 5 kg का, स्लाइड्स डाउन हो रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पर, जिसमें एंगल जो है आपको 30 डिग्री दे रखा है एंड लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो मैं एक मेथड 1 आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कैसे चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया कि 30 डिग्री और एक मास यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास 5 किलो। ठीक है, अब आपको निकालना है वर्क डन बाय, अच्छा वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फोर्स का होता है। वर्क डन ऐसा लवारिस नहीं होगा कि वर्क डन आपको निकालना है बोल दिया कि वर्क डन निकालना है। भाई वर्क डन आप हमेशा किसी ना किसी फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे कि बाय द फोर्स उस फोर्स ने कितना किया। अच्छा, जो उस फोर्स की डायरेक्शन आपके पास होगी उसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी आ रही है तो आपके पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है भाई बॉडी पे लगता वेट और उम्र के साथ बढ़ता पेट, आपको पता है डायरेक्शन फिक्स है। तो इसमें नीचे की तरफ एक वेट मेरे पास लग रहा है एंड दैट वेट इज इक्वल्स टू mg, और इस वेट को आप लिख सकते हैं 50 न्यूटन। ठीक है, ये 50 न्यूटन आपका नीचे की तरफ लग गया। अब ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, बट ये आपको एक चीज और भी बता रखी है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दे रखी है कि ये लेंथ हमारे पास 10 मीटर है। बट मैंने आपको बोला था कि वी ऑलवेज फाइंड कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। या फिर आपके पास एक तरीका है कि भाई फोर्स इधर लग रही है, इस फोर्स को इस साइड ही कर दीजिए। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री आएगा, ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री यहाँ पर आना है। ठीक है, तो आप इस फोर्स को कंसिडर कर सकते हैं कि ये फोर्स मेरे पास हो जाएगी, यानी कि वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो इसी को मैं फोर्स लिख रहा हूं। तो मेरे पास होगा एफ कॉस 60 डिग्री और मल्टीप्लाई ये जो लेंथ हमारे पास है इसको, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एफ 50 कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपके पास है 5। वर्क डन आपके पास आ गया 250 न्यूटन, 250 जूल्स। वर्क डन आपके पास आ गया 250 जूल। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड 2 की। तो जब मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं तो मेथड 2 में हम यही डायग्राम को लेके चलेंगे कि यही सेम डायग्राम हमारे पास है, बट नाउ दिस टाइम इसी डायग्राम को मैंने कंसिडर कर लिया। यहां से 30 डिग्री का वो ले लिया, 5 किलो मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, अब मुझे पता है भाई बॉडी पे लगता वेट उम्र के साथ बढ़ता पेट, इसको डायरेक्शन को मैंने फिक्स मान लिया कि मेरे पास फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है और ये फोर्स मेरे पास 50 न्यूटन यहाँ पर आई है। फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ लग रही है और फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन यहाँ पर हमारे पास आई है। ठीक है, अच्छा मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लेनी है, यानी कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास रहेगी L साइन 30 डिग्री। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक तो L है, यहां से लेकर यहां तक क्या है आपके पास L है, तो S आपके पास आएगा L साइन 30 डिग्री, और इसी को आप लिख सकते हैं कि ये 10, क्योंकि ये 10 मीटर आपके पास दे रखा है, इसी को आप लिख सकते हैं 10 इंटू साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 5 मीटर। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो अगर वर्क डन आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं इस फोर्स को पूरा ले लीजिए,
और ये जो एस आपने लिखा है, एस तो मैंने ले लिया, एल साइन थीटा करके 5 निकाल लिया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू 5, तो ये वर्क डन आपके पास आ जाएगा 250। अच्छा, आप इसी को अगर फॉर्मूला वाइज लिखते तो फॉर्मूला वाइज आपके पास कैसा आता, आपके पास आता एफ एल साइन 30 डिग्री। तो डिफरेंस देख रहे हैं, एक बार आपके पास कॉस आया, एक बार आपके पास साइन आया, और जहां पे एंगल आपको दे रखा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स लेके चलेंगे। दिस इज वाई कि मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेता हूं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2024 में आया था। अब देखिए जेई मेन के क्वेश्चन जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, तो आप सभी के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि नीट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एनटीए में पिछले साल या उससे पहले साल, यानी कि अभी 2025 के पेपर की अगर हम बात करें तो 2024 और 2023 में जो जेई मेन के क्वेश्चंस आए हैं, आप मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन, सिर्फ 3-4 ही है, बट 3-4 भी अगर पहले से पता रहे तो बहुत फायदा रहता है, जिनको कुछ ही सेकंड्स में आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि नीट के एग्जाम्स में आए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली पेपर्स आ रहे हैं 2020 के बाद से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, बोल रखा है कि एक बॉडी है हमारे पास 50 केजी की, उसको लिफ्ट कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर हाइट हमारे पास दे रखी है 20 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये आपको 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक आपको 20 मीटर की हाइट दे रखी है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन, आपसे पूछा गया है कि रेशियो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आपके पास कितना होगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 आपको दे रखा है। भाई केस 1 में क्या हुआ कि आपने सीधा का सीधा उठा दिया ऐसे करके, और केस 2 में आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उसको उठा रहे हैं। वेट वही है, 50 किलो का आपको वेट दे रखा है, वेट में कोई चेंज किया नहीं है हमारे पास। नाउ मैंने पीछे क्या किया, यहां पे मैंने आपको वर्क डन निकाला, और हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, राइट। वर्क डन जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे अगर मेरे पास वर्क डन W1 आता और यहाँ पे मेरे पास W2 अगर आ रहा है, तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमारे पास होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमारे पास रहेगा। भाई हमने इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ही देखना है, पाथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ की जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास होती है ऐसी फोर्सेस जिसमें पाथ के ऊपर हमारे पास वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1:1। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल इंस्टेंटली समझ लेना है कि यार इसका आंसर तो हमारे पास यही होगा। क्या बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ब्लॉक है मास m का जिसको हम पुल कर रहे हैं अलोंग दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम फॉर यू कि क्या बोल रहा है। और आप देखिए कि मेरे से जब क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको, चीज को समझिए। मैंने एक लाइन पढ़ी कि एक हैवी बॉक्स मेरे पास है और उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, मेरे माइंड के जो न्यूरॉन्स है, क्योंकि मैंने पढ़ा, मेरी आंखों से देखा और न्यूरॉन्स ने उसको समझा, क्योंकि बिना समझे तो मैं समझ ही नहीं सकता कि क्या हुआ, तो न्यूरॉन्स के पास सिग्नल पहुंचा। अब वो वहीं पे प्रोसेसिंग अगर होती रहती है तो मतलब फिर क्या है कि ब्रेन स्ट्रक भी हो सकता है। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो न्यूरॉन्स वहां से फायर हुए, न्यूरॉन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे, तभी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। इतनी देर में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यार क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं। तो आप जब हाथ चलाते हैं तो बहुत बार आप देखेंगे, और इस चीज को आप देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसको करके देखिए। तो यहाँ पे बोला है कि एक मास m है जिसको आप पुल कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपने क्या किया भाई, एक एक फोर्स लगाई F, और एक एंगल आपने यहाँ पे रख रखा है अल्फा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्शन भी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी है, ये फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखी है।
इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारे पास जो ब्लॉक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करने का मतलब क्या है? देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। भाई ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन में दी रहती है, ये बहुत सारी चीजें बताती है। नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो तभी होती है जब समेशन जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है। ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। हमारे पास ये जो ब्लॉक है इसने डिस्प्लेसमेंट कर दी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसकी डी। तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, भाई सबसे पहली चीज आपको इस तरफ अगर आप लेके चलेंगे तो रखना है एफ कॉस अल्फा, और ऊपर की तरफ अगर आप लेके चलेंगे तो ये आपके पास रहेगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, पहली चीज आपके पास ये रही। अब आपसे अगर वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन को आप लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, वर्क डन को आप लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारे पास होगा। और अब हमें इसी का काम करना है। अब देखिए यहां से हमें पता है कि वेट नीचे की तरफ एक एमजीवी वेट लग रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। मुझे पता है नीचे की तरफ एक mg, ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, और पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है तो एक और फोर्स हमारे पास लग रही है भाई म्यू एन। और म्यू एन का मतलब क्या है? म्यू एम जी हमारे पास पीछे की तरफ लग रहा है। क्या ये बात समझे? ठीक है, चलिए। अब एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ आया, ये इधर है। नॉर्मल को मैं ऊपर की तरफ भी लिख सकता हूं कि मेरे पास नॉर्मल है। तो अब हम अलग अलग काम लिखेंगे कि भाई सबसे पहला काम कि एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर मैं देखूं, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एफ कॉस थीटा, एफ कॉस अल्फा जो है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। और अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस को देखूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा? एन प्लस एफ साइन अल्फा। ठीक है, एन प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी, ये मेरे पास हो जाएगा। और अब आपको अगर नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल तो आपके पास वैसे भी एम जी ही रहे। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना, मतलब अब अल्टीमेटली क्या करना है बेसिकली, हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। मतलब ये जो एफ कॉस अल्फा हमने निकाला है, यहाँ पे इस एफ कॉस अल्फा को म्यू एम जी डी बी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम इसे थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहें तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो मैंने एफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी यहाँ पे निकाल दिया। अब एक वर्टिकल फोर्सेस को भी लेके चलते हैं। वर्टिकल फोर्सेस देखिए कि अगर हमने इसको एफ फोर्स से खींचा है तो आगे ये खींचेगा हमारे पास एफ कॉस अल्फा से, और ऊपर की तरफ हमारे पास गया एफ साइन अल्फा। ठीक है, और एक नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इसको भी मैं म्यू एन ही लिख देता हूँ, बिकॉज एफ कॉस थीटा जो हमारे पास, एफ कॉस अल्फा जो है वो म्यू एम जी ना लिख के ना इधर एन लिखिए, म्यू एन नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मैंने भी इधर म्यू एन लिख दिया। वर्टिकल फोर्सेस को देखिए, आपके पास रहेगा एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एफ साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, या तो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और इसको अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू साइन अल्फा। ठीक, इसको इधर ले जाइए। एफ की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है। कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। और आपके पास जो एफ की वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी म्यू एम जी कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस, और ये डी मेरे पास आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे म्यू एम जी कॉस अल्फा डी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको तरीका सिखाया कि कैसे हम यहाँ पर वर्क डन, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो कैसे हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास होती है डेट इज इक्वल्स टू म्यू एन, और हमने बस इसी की फ्रिक्शनल जो एफ की वैल्यू थी वो हमने निकाल के वहां से क्या करी, इसको रिप्लेस कर दिया कि क्या हमारे पास आएगा। ठीक है, फोर्स हमें निकालनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, बोले दो पोजीशंस बेसिकली आपको बता रखी है। एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स मूव्स टू पोजीशन दिस फ्रॉम दिस, यानी कि ये मेरे पास एक इनिशियल पोजीशन है और ये मेरे पास एक फाइनल पोजीशन है। अगर आप यहीं से एक एस वेक्टर निकालना चाहें, एस वेक्टर हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशंस को लेके चलते हैं, तो दिस माइनस ऑफ दिस आपके पास आएगा 3 i कैप, फिर आपके पास आएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5 j कैप, फिर आपके पास आएगा k माइनस दिस, तो आपके पास आ जाएगा फिर प्लस 5 k कैप। ठीक है, तो अभी फाइनल माइनस इनिशियल की हम बात कर रहे हैं, 5 - 2 3 i कैप, -2 - 3 आपके पास -5 j कैप, दिस ये आपके पास आएगा 5 k कैप। ठीक है, और फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स हमारे पास ये है, फोर्स का तो डायरेक्टली वेक्टर दे ही रखा है। आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन आपको पता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है, तो फोर्स की अगर बात करेंगे तो आपके पास आएगा 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, और इसकी अगर बात करें तो ये आपके पास 3 i कैप माइनस ऑफ 5 j कैप प्लस ऑफ 5 k कैप। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए बहुत ही आसान मल्टीप्लीकेशन रहती है, डॉट प्रोडक्ट इज द सिंपलेस्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और ये वाला जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 3 = 15 -10 प्लस 7 × 5 = 35। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 40 जूल्स विल बी योर आंसर। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये जेई मेन 2023 में फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 में हमारे पास ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि हमें कई बार वेरिएबल फोर्स दे देता है, एंड जब वेरिएबल फोर्स हमारे पास गिवन है तो किस तरीके से हम आंसर्स को निकालते हैं, वी हैव टू डू दी इंटीग्रेशन। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो बोला है कि फोर्स हमारे पास है 3 + 5 + 3 y², और y डायरेक्शन में हमारे पास लग रही है, y में ही इक्वेशन दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रही है, तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास हो रही है फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर हमारे पास हो रही है, तो इसको लेके चलना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे वर्क डन अगर निकालूं, तो वर्क डन मेरे पास क्या रहेगा, F.dy 2 to 5, इंटीग्रेट कर दीजिए, 5y प्लस y³ मैंने इंटीग्रेट करके ही लिखा है।
40, 140 माइनस 8, 132। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5y प्लस वाई क्यूब, और यहीं से आपके पास जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 आया और 125 माइनस ऑफ 8 हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, एंड देर इज अ हाई चांस कि आपका सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो नीट के एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, या फिर जेई के एग्जाम्स में तो ये आ ही रहे हैं, आपको दिख रहा है साल भर साल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपकी बस फंक्शंस को चेंज कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कोई भी वैल्यूज आपके पास है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है, एंड हर एक पैटर्न को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है कि 2 + 3x आपको दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास हो रही है वो हो रही है फ्रॉम 0 to 4 मीटर। 0 to 4 मीटर अगर ये हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन आपके पास वही इंटीग्रेशन वाला F.dx रहेगा, और 0 to 4 हमारे पास चलेगा। इसको अगर लेके चलें इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x + 3x² / 2। ये आपके पास 4 और 0, तो वर्क डन लिख दीजिए आप यहाँ पे, 8 + 3 4 4 जा 16। ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 32 जूल्स, ये हमारे पास है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास है 2 kg, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। एक्वायर्स कर रहा है काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास दे रखी है 1000 ऑफ जूल्स। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड फोर्स एक्टेड ऑन द पार्टिकल हमसे पूछिए कि कितनी हमारे पास होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सा रहता है। 10,000 वैल्यू दे रखी है ना, 1 2 3 4, यस 10,000 इज इक्वल्स टू आपके पास होता है ½ mv²। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इज इक्वल्स टू हाफ। मास की बात करेंगे तो मास आपके पास 2 है, और v² आपके पास यहाँ आ गया, ये इससे कट हो गया। v की बात अगर करेंगे तो v आपके पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी यहां पर आ गई। अब वेलोसिटी अगर आ गई तो इसके बाद देखिए यहां से देखना स्टार्ट करिए कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड है, और जो टाइम है आपके पास, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड है। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो आपके पास कितनी रहती है, ये आपके पास रहती है v - u / t, 100 / t। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है फोर्स जो एक्ट कर रही है। अब हमें एक्सेलरेशन अगर हमने निकाल ली, हमें तो यहाँ पे फोर्स निकालनी थी, तो आपसे तो फोर्स पूछी है। फोर्स आपके पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना दे रखा है 2, एक्सेलरेशन आपके पास 20, यानी कि फोर्स हमारे पास होगी 20 न्यूटन। ये 3 स्टेप में ये आंसर हमारे पास आया है। 3 स्टेप में ये हमारे पास आंसर आया है। देखिए स्टेप 1 काइनेटिक एनर्जी को हमने यूज किया, स्टेप 2 हम यहां पर पहुंचे, स्टेप 3 यहां पर आए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3 पहुंचे, और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे आंसर आया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है।
ठीक है, कैसे बढ़ रहे हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़े हैं। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें ये टाइप का बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है, जेईई मेन 2023 में जनवरी 10 में भी आया था, इसके बाद आपको दोबारा दिखेगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। इसमें देखिए बोला है कि बॉडी है हमारे पास मास 1 kg की, begins to move under the action of time dependent force, तो फोर्स इज गिवन टू अस, और जो फोर्स है वो हमें दे रखी है टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस में हमारे पास मूव कर रही है। आपसे पूछिए कि आप पावर निकाल दीजिए कि पावर आपके पास कितनी होती है, तो पावर वी नो कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डॉट वी। ठीक है, एफ डॉट वी, फोर्स आपको दे रखी है। नाउ वी डू नॉट नो अबाउट द वेलोसिटी, हमें नहीं पता कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी रहेगी। तो इस सिनेरियो में हम पता है क्या काम करते हैं, ये जो फोर्स है, फोर्स को हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, इसी को हम लिख सकते हैं एम डीवी बाई डी टी। ठीक है, और डीवी अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास रहेगा एफ अपॉन एम डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। इस चीज को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे v अगर निकालना पड़ जाए तो v मेरे पास रहेगा v इज इक्वल टू एफ बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन हमारे पास। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट रखिए, मास आपके पास 1 kg है, तो अगर आप 1 रखते हैं तो आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास आ जाएगा टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ठीक है, अभी वेलोसिटी अगर हम निकाले तो हमारे पास रहेगा t² बाई 2 आई कैप प्लस 3t³ बाई 3, तो t³ बाई जे कैप। ये हमारे पास आ गया, तो ये है वेलोसिटी का वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास फोर्स का वेक्टर 1, ये आपके पास 2। अब पावर जो है आपके पास ये रहेगी फोर्स, फोर्स का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए यहाँ पे लिखिए टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ठीक, चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं कि आपके पास होगा t³ बाई 2 प्लस 3t5। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पावर है, बट पावर आपसे पूछिए कि 2 सेकंड पर कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर आ गई। अब आपको 2 सेकंड पर अगर पूछिए तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पावर आपके पास आ जाएगी 100 वॉट। ठीक है, पावर आपके पास आ जाएगी 100 वॉट। क्या बात क्लियर होगी? आगे आए, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, और देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चा डर सा जाता है, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था जेईई मेन 2023 में 25 जैन 1 को। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास मास m की, जो ये मास हमारे पास दे रखा है। बोला है इनिशियली एट रेस्ट है। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है।
एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है, जिसमें फोर्स जो है हमारे पास एक एंगल पर लग रही है 2 थीटा पर। आपको पता है कि अगर ये फोर्स इधर लग रही है तो आप इस फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ ले सकते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो यहाँ पे हमें दे रखा है कि के एक्स हमारे पास है, तो यानी कि आप इसी फोर्स को लिख सकते हैं कि ये हमारे पास होगी एफ कॉस के एक्स। ठीक है, ओके। नाउ बेसिकली ये मूव कर रही है ऐसे ही, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या किया, एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास रहेगा। आपको निकालनी है एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। नाउ यू नो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, भाई सबसे पहले अगर मुझसे वो चीज पूछ रहा है तो मेरे पास दिमाग में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर के लिए मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, बट आई एम सीइंग कि वेलोसिटी तो यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी, एक्सेलेरेशन कितनी है वो नहीं दे रखी, प्रोवाइड नहीं कर रखी है, बिकॉज हमें पता है कि वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे तभी आंसर निकल सकता है। तो इस सिनेरियो में हम एक काम करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर मैं यूज कर लूं, तो मेरे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। उस वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर हम यूज करें तो हम एक काम कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन जो हमारे पास होता है वो डेल्टा के ई के बराबर होता है। भाई इनिशियली तो ये 0 पर था, आप देख रहे हैं कि इनिशियली एट रेस्ट है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि यही मेरे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली वाली तो 0 थी। ठीक है, तो अब मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरे पास कितनी है, तो वर्क डन के बराबर है। वर्क डन हमारे पास कैसे निकलता है, एफ डॉट डी एक्स से निकलता है इंटीग्रेशन करके। अब इसको आप निकाल दीजिए, आपके पास रहेगा एफ की वैल्यू एफ कॉस के एक्स, एफ को बाहर रख दीजिए क्योंकि 2 न्यूटन हमारे पास है, ये 2 न्यूटन सब्स्टिट्यूट ही कर दो, 2 कॉस के एक्स, तो ये रहेगा 2 कॉस के एक्स डी एक्स, 2 साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो बस ये हमारे पास आ रहा है। और ये अगर आया तो आप यहाँ पे ये जो n की वैल्यू आपके पास दे रखी है n साइन थीटा, इस n को रिप्लेस कर दीजिए कि ये n जो है ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये जो n है ये n आपके पास आ जाएगा 2, है ना, सिंपल। भाई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा लग रहा है बच्चों को, और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आपके पास दे रखा है, ये भी आ गया। भाई के एक्स तो हमें पता ही है कि के एक्स तो थीटा ही है, के एक्स को थीटा हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, कैसे हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आइए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जेई मेन 2023 में 29 जैन फर्स्ट को हमारे पास आया था। बोल रखा है कि 0.4 kg मास है, टेक्स 8 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट पी। तो एक आपके पास सरफेस है, इस पे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग, और यहां से आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम ले रहा है, मास की वैल्यू हमने कह दी कि मास हमारे पास है 0.4 kg, और टाइम जो आपके पास दे रखा है वो दे रखा है 8 सेकेंड का। अब टाइम ऑफ फॉल देखिए, आपके पास टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है √2s/g, और ये जो हाइट आपके पास दे रखी है, ये हाइट आपको दे रखी है कि p हाइट हमारे पास है, यानी कि मैं इसी को लिख सकता हूं कि मेरे पास होगा √2p/g। और टाइम अगर मेरे पास 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर करिए, आपके पास 2p/10 इज इक्वल्स टू 64। तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 320 मीटर, यानी कि जो हाइट है वो आपके पास यहां से ही आ गई कि 320 मीटर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बोला है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल इज, कितना आपके पास होगी जब ये बिल्कुल लास्ट में हमारे पास पहुंच जाएगा, तो कितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, और इसमें एक चीज आपको करनी है कि ऊपर से जब हमने इसको ड्रॉप किया है, लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल की अगर बात कर रहा है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, तो आप
ऊपर से अगर डिस्प्लेसमेंट हम निकालें, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया ना आपकी 320 मीटर है, तो ऊपर से डिस्प्लेसमेंट निकाले तो हमारे पास हाफ AT स्क्वायर होती है, इसको आप लिख सकते हैं 5T स्क्वायर। और मैं ये कह रहा हूं कि 7 सेकंड के बाद आप निकाल लीजिए कि कितना आपके पास है हाइट। तो 7 7 जो 49, तो आपके पास आएगा 9 5 जो 45, 5 4 जो 20, 245 है ना। 9 5 जो 45, 5 4 जो 20, 245 मीटर आपके पास ये वैल्यू आ गई कि 245 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया। तो कितना बचा हुआ है लेफ्ट वन, तो 320 में से 245 को माइनस कर दीजिए। एट्टी 85 मीटर हमारे पास क्या है, ये हाइट आ जाएगी कि 85 मीटर हमारे पास लेफ्ट है। यानी कि लास्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास 8वां सेकंड है, 7 सेकंड तो इसने ट्रेवल कर लिया, अब 8 सेकंड की जो हाइट बची हुई है, ठीक है, लास्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट सेकंड में हमारे पास जो हाइट बची हुई है वो है 85 मीटर। ठीक है, और इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, mgh। मास आपके पास 0.04 दिया हुआ है, 0.4 इंटू 10 इंटू 85 जो आपके पास है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 4 इंटू 85 आएगा। 5 4 जो 20, 8 4 जो 32, 34, तो 40, 340 जूल आपके पास यहाँ पर जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट जो है वो आपके पास इतना रहेगा। ये स्टेप 1 हमारे पास था, स्टेप 1 से हमने ये निकाला, स्टेप 2 ये है हमारे पास, ये स्टेप 3 है। ये हमारे पास काम चल रहा है। स्टेप 1 हमने पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर उसके बाद ये निकाला, हमारे पास काम हो गया। आई होप की चीजें क्लियर है। ठीक है, डन। क्या ये बातें समझ में आ गई कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? आइए आगे आते हैं। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है। ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। समटाइम्स इट माइट हैपन कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ले, तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो इस चीज को देख लो। ये हमारे पास क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि व्हेन वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। तो बाय मींस ऑफ ए रोप, तो वर्क डन हमेशा किसी ना किसी चीज का होता है। तो वर्क डन क्या पूछ रहा है भाई, मैन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो क्या नेगेटिव है? भाई आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और बकेट जब वो आदमी उसको अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर की तरफ ही आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? लिफ्टिंग अगर कर रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अगर हमारे पास रहती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट में देखिए, बोल रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, बट जब आप लिफ्ट कर रहे हैं बकेट को तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऊपर की तरफ हो रही है। यानी कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। तो बी वाली स्टेटमेंट मेरे पास सही है। ठीक है, ए वाली गलत थी तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाली सही है, बी वाली तो वैसे भी सही है, क्योंकि अगर ए गलत है तो ये देखिए बी तो हमारे पास सही दे रखी है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से तो नेगेटिव ही होता है। वर्क डन बाय एन applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity is 0। रफ
रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो काम कर ही रहा है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है और उसके अगेंस्ट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा बी एंड ई। तो बी एंड ई जो है हमारे पास इसमें करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये रिसेंट का क्वेश्चन हमारे पास है, 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में हमारे पास आया था जेई 2024 में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे हमारे पास जो फोर्स है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस ऑफ 5, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो रही है दैट इज फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है। तो वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वर्क डन आपके पास रहेगा एफ डॉट डी एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन पहले कर दीजिए तो आपके पास रहेगा 3x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 5x, 4 और 2। तो वर्क डन आपके पास रहेगा 4³ माइनस ऑफ 2³ 4² माइनस ऑफ 2² माइनस ऑफ 5 4 माइनस ऑफ 2 4 4 जा 16 16 4 जा 4। ये हमारे पास आएगा और इसी को आप लिख सकते हैं 56 8। 58 जूल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी जेई मेन 2024 से मैंने लिया है, 29 जैन शिफ्ट 1 से। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 kg, स्लाइड्स कर रहा है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज दिस मच, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन अगर हमसे पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको वर्क डन जो है हॉरिजॉन्टल पे है तो म्यू एन हमें रखना है। हॉरिजॉन्टल पे था तो आपको म्यू एम जी यहाँ पे रख देंगे। म्यू की वैल्यू आपके पास 0.4, एम आपके पास 100, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये आपके पास आ रहा है 10। ठीक है, यही है, फाइन। तो फ्रिक्शन म्यू एन डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट भी तो रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 4000, 4000। 4000 हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, आ गए, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए होता क्या है कि वेरिएबल्स में कई बार बच्चा ना अटकता रहता है कि यार सर वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ गया है कैसे करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। आपको समझना है कि वेरिएबल में है तो इजी है, यू कैन स्टिल डू इट। कैसे करेंगे, ये हमारे पास है जेई मेन 2024 में 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m है। ये मूव कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमारे पास एक वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है कि v अल्फा रूट एक्स हमारे पास है, वेयर अल्फा जो है कांस्टेंट है। टोटल वर्क डन आपको निकालना है बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो वर्क डन का देखिए कि वर्क डन हमें पता है कि हमारे पास
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक तो ये चीज हमारे पास हो गई। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा ऑफ के ही हमारे पास रहेगा। अच्छा, इस सिनेरियो में आपके पास डेल्टा के ई की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा के ई का मतलब मेरे पास रहेगा हाफ मास जितना भी है वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। ठीक, कहां से कहां मूव हो रहा है, यहां से यहां तक हमारे पास मूव हो रहा है, तो ये मेरे पास इनिशियल और ये मेरे पास फाइनल। तो एक मेरे पास इनिशियल है, एक मेरे पास फाइनल है, तो वर्क डन रहेगा हाफ एम। वी अगर हमारे पास है तो वी आप इसके लिए लिखिए कि हमारे पास अब वी जो रहेगा वो रहेगा अल्फा रूट एक्स, आप रूट डी लिख सकते हैं। यू की अगर बात करेंगे तो ये यू रहेगा जीरो, इसको जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर करिए तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर डी माइनस ऑफ जीरो। बस यही आंसर हो गया आपका। वर्क डन इज इक्वल्स टू एम अल्फा स्क्वायर डी डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि किस तरीके से हम वर्क के क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क मैं आपको बस देना चाहूंगा, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। मतलब मैं तो ये कहता हूँ अब हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जस्ट वन थिंग जो बची है हमारे पास वो ये है कि जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में आपको चीज दे रखी है, उसको आप एक बार और कर लेना। ठीक है, बस फिर आपका ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ये ऑलमोस्ट मतलब हमारे पास वर्क वाला काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एनर्जीज की टर्म्स बताऊंगा कि एनर्जी हमारे पास क्या क्या रहती है। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। एंड होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो होमवर्क आपके पास सिर्फ सिंपल सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो हैं उनको जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेकेंड चीज जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये है कि अभी आप अगर नीट के स्टूडेंट हो तो नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो जेई के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एचसी वर्मा को भी स्टार्ट कर सकते हैं और टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम बाद में। टिल देन बाय बाय।